हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइनोटिक हार्ट डिजीज़, जिसमें आता है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। ओके, तो बेसिकली जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ उसमें से कुछ होते हैं साइनोटिक हार्ट डिजीज़ और कुछ होते हैं एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़। सो इन साइनोटिक हार्ट डिजीज़ देयर आर वेरियस एग्जांपल्स, बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। तो बेसिकली टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में होता क्या है, तो पहले तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट का मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि देर विल बी 4 ऑफ दिस फाइंडिंग्स विच वी विल फाइंड इन दिस डिजीज़। तो ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होता है जिसमें हार्ट के अंदर ना हमें ये 4 फाइंडिंग मिलेगी, जिसकी वजह से हम इसे टेट्रालॉजी कहते हैं। तो वो 4 फाइंडिंग्स क्या है, तो सब पल्मोनिक स्टेनोसिस होगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगा जो कंसेंट्रिक होगा, देर विल बी ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा एंड देर विल बी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो ये 4 जो चीज़ें हैं हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उसके अलावा कुछ वेरिएशंस होते हैं टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट के, जिसे ट्रायलॉजी ऑफ फैलेट और पेंटालॉजी ऑफ फैलेट कहते हैं। तो इफ़ देर इज़ ट्रायलॉजी ऑफ फैलेट, और ट्रायलॉजी ऑफ फैलेट में क्या होता है, देर विल बी subpulmonic stenosis, there will be atrial septal defect instead of ventricular, there will be atrial septal defect and obviously right ventricular hypertrophy भी मिलेगा। इन पेंटालॉजी ऑफ फैलेट, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट के जो 4 फाइंडिंग्स है वो तो होगी, उसके साथ साथ उसे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट भी देखने मिलेगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं बेसिकली जो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट है इनकी फाइंडिंग्स की। हम टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट पढ़ क्यों रहे हैं, तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ इन साइनोटिक क्राइटेरिया। तो आउट ऑफ 2000 चिल्ड्रन जो बॉर्न हो रहे हैं ना, उसमें से एक बच्चे को टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट होगा। ओके, तो इसलिए इसका मैनेजमेंट या हाउ टू आइडेंटिफाई दिस डिजीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इस केस में बेसिकली होगा क्या, तो बेसिकली सब पल्मोनिक स्टेनोसिस सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज होगा साइनोसिस के लिए। तो थोड़ा सा हार्ट की पैथोलॉजी जान लेते हैं, और उसके पहले हार्ट का नॉर्मल स्ट्रक्चर एनाटॉमी जान लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें पता है देयर विल बी राइट एट्रियम, देयर विल बी राइट वेंट्रिकल। ओके, राइट वेंट्रिकल में से जो जाएगा उसे क्या कहेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जो है लंग्स में जाएगा, पल्मोनिक सर्कुलेशन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो कैरी करेगा पल्मोनरी वेन्स, और पल्मोनरी वेन्स जो होंगे वो एंटर करेंगे इनटू लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम के थ्रू विल एंटर इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एओर्टा के थ्रू एग्जिट करेगा ना। बच्चे में क्या होता है ना, बच्चे के केस में भी नो कि काम जो होता है ऑक्सीजनेशन, डी ऑक्सीजनेशन का, वो सब तो प्लेसेंटा संभालता है। ठीक है, तो उस केस में हार्ट की जो है हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो हार्ट में तो जो हमें पता है कि डक्टस आर्टेरियोसिस होता है, ठीक है, और फोरामेन ओवैले भी होता है। ठीक है, तो डक्टस आर्टेरियोसिस जो है वो किसके बीच का कनेक्शन है, तो वो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच का कनेक्शन है। तो एओर्टा इमेजिन करो, एओर्टा जो है वो कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कहाँ से आ रही है, राइट वेंट्रिकल से। ठीक है, तो नॉर्मली हमें पता है हमारे सर्कुलेशन में क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो एओर्टा से जाएगा। ठीक है, तो अब इस बच्चे के केस को इमेजिन करते हैं कि इस बच्चे के केस में क्या हो रहा है, डक्टस पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस तो फॉर 7 डेज तो रहेगा ही पेटेंट हम सब में। ठीक है, उसको क्लोजर कराते हैं वो अलग बात है, हम दवाई दे के उसका क्लोजर करा देते हैं। ठीक है, एनसेड्स में, बट अगर हम उसका क्लोजर ना कराएं मेडिकली इंड्यूस, तो 7 डेज तक तो वो पेटेंट रहेगा। तो इमेजिन करो कि अगर कोई चीज़ एओर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, और वो कनेक्टेड है। ठीक है, और हमें पता है कि एओर्टा का जो प्रेशर होगा तो बहुत हाई होगा ना, कंपेयर टू जो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर है, एओर्टा का प्रेशर काफ़ी हाई होगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कोई भी ब्लड जो है वो कौन से डायरेक्शन में फ्लो करेगा, वो एओर्टा से फ्लो करेगा इनटू दी पल्मोनरी आर्टरी। तो जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से, एओर्टा से जा रहा है इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी से फिर हो जाएगा हार्ट में। तो कोई भी नॉर्मल केस में ये सीन होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम अपने बच्चे की। तो उस बच्चे को जो है 4 फाइंडिंग्स हमें हार्ट में देखने मिलती है, और उनकी वजह से क्या क्या होगा वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सब पल्मोनिक स्टेनोसिस हो रहा है। ठीक है, तो सब पल्मोनिक स्टेनोसिस हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, जो पल्मोनिक वाल्व है जो किसका एग्जिट है, तो राइट वेंट्रिकल से लेके तो पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो पल्मोनिक वाल्व है उसके थ्रू ब्लड जाता है जो राइट वेंट्रिकल के थ्रू। अगर वहाँ पे स्टेनोसिस है तो क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल से बहुत
बहुत प्रेशर लगेगा राइट वेंट्रिकल से ब्लड को एक्सेप्ट करने के लिए इनटू दी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो सब पल्मोनिक स्टेनोसिस का मतलब क्या हो रहा है बेसिकली, तो जो है पल्मोनरी वॉल जो है उसके जस्ट बिफोर द पल्मोनरिक वॉल देयर इज अ स्टेनोसिस, ठीक है। तो सुप्रा पल्मोनिक भी होता है, इंट्रा पल्मोनिक भी होता है, पर सब पल्मोनिक सबसे कॉमन टाइप ऑफ स्टेनोसिस है जो टेट्रालॉजी ऑफ फॉलेट में देखने मिलेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल को बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड को पुश करने के लिए भी, ठीक है। तो सबसे कॉमन कॉज साइनोसिस का ये होता है, क्यों? क्योंकि इमेजिन करो अगर कोई चीज़ ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास ही नहीं होने देगी तो लंग्स के पास पहुंचेगा ही कितना ब्लड ऑक्सीजनेट होने के लिए, राइट। और फिर लंग्स के पास से कितना ही ब्लड पहुंचेगा राइट लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो जिसकी वजह से उसको साइनोसिस हो रहा है, ठीक है। तो अब बाकी सारे जो है ना वो हम इससे सब कनेक्ट कर लेते हैं डॉट्स। सब पल्मोनिक स्टेनोसिस होगा तो राइट वेंट्रिकल को बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा। इस प्रेशर को लगाने की वजह से राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाएगी, जो हमने सेकंड पढ़ा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। कॉन्सेंट्रिक टाइप ऑफ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो गई। अब इसका क्या मतलब है, देर इज एक्सेंट्रिक टाइप ऑफ हाइपरट्रोफी एंड देर इज कॉन्सेंट्रिक टाइप ऑफ हाइपरट्रोफी। देर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन द टू इन दी लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल थिकनेस एंड दी कैविटी, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों में जो है हाइपरट्रोफी हो रही है वॉल की, ठीक है। लेकिन कॉन्सेंट्रिक में क्या होगा कि कैविटी जो है ना वेंट्रिकल की वो छोटी हो जाएगी, थिकनेस जो होगी ना वो इस तरह से होगी कि वॉल की जो कैविटी की जो साइज़ है वो कम हो जाएगी, क्योंकि कैविटी की साइज़ कम हो रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है बेसिकली, ठीक है। बट जो एक्सेंट्रिक है ना उस केस में क्या होगा कि थिकनेस हो रही है लेकिन कैविटी का जो साइज़ है वो नॉर्मल रहेगा, मतलब डायलेट हो रहा है बेसिकली, ठीक है, इनलार्ज हो रहा है कैविटी एंड कैविटी की साइज़ नॉर्मल रह रही है क्योंकि वेंट्रिकल जो है डायलेट हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में कॉन्सेंट्रिक टाइप ऑफ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगा, क्यों होगा, क्योंकि सब पल्मोनिक स्टेनोसिस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की वजह से क्या होगा ना कि इस केस में राइट टू लेफ्ट शंट जा रहा है। नॉर्मली हमें क्या पता है, लेफ्ट टू राइट शंट पता है हमें, ठीक है। लेकिन अगर इस केस को तुम इमेजिन करो, ठीक है, सब पल्मोनिक स्टेनोसिस हो रहा है जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल जो है बहुत प्रेशर लगाएगा, पर ब्लड कितना ही जाएगा, थोड़ा सा ही जाएगा। तो प्रेशर एक तो बढ़ रहा है और उसको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है वो, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में अगर कोई डिफेक्ट है, ठीक है, तो ब्लड क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल जला जाएगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि उसको इतना प्रेशर लगाना पड़ रहा है सब पल्मोनिक स्टेनोसिस की वजह से। दूसरा रीज़न क्या होगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो रही है बिकॉज ऑफ द स्टेनोसिस ऑब्वियसली। तो वो हाइपरट्रोफी की वजह से भी राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो राइट टू लेफ्ट वेंट्रिकल शंट बन जाएगा। नॉर्मली हमें जो देखने बनता है वो लेफ़्ट टू राइट शंट होता है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन इस केस में क्या होगा, राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर ज़्यादा होगा। दो रीजन है, सब पल्मोनिक स्टेनोसिस एंड ड्यू टू विच देयर इज अ concentric right ventricular hypertrophy, due to which the pressure in the right ventricular will be greater than the pressure in the left ventricular, due to which there will be right to left shunt, okay। तो बेसिकली ये हो रहा है, ठीक है। तो 3 पॉइंट तो हम समझ गए। चौथा पॉइंट क्या है, तो ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा। ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा क्या हो जाता है ना, ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा मतलब डेक्स्ट्रोपोजिशन हो जाता है एओर्टा का। तो मतलब एओर्टा नॉर्मली लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होता है, पर इस केस में क्या होगा, या तो एओर्टा जो है ना राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों में लाई करेगा, मतलब उसको दोनों से ब्लड मिलेगा, इधर से भी और इधर से भी। तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसकी वजह से ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा होगा, उसकी वजह से जो है राइट वेंट्रिकल से जो दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी एंटर हो रहा है एओर्टा में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आ ही रहा है। तो इस केस में भी क्या हो गया, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो गया और साइनोसिस हो गया। वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट में भी ये चीज़ याद रखना कि राइट टू लेफ्ट शंट है, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल सीधा सीधा चला जाएगा और फिर वो एओर्टा से बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से बेसिकली उसको साइनोसिस देखने मिलेगा, सेंट्रल साइनोसिस। अब एक चीज़ हमें बहुत याद रखनी है इस केस में याद से, कि जो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट है ना उसमें हमें सेंट्रल साइनोसिस बर्थ के 0 डे या बर्थ के पहले दिन से ही नहीं देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस रहेगा। पहले हमने डिस्कस किया था डक्टस आर्टेरियोसस के बारे में, तो अब उसका हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं। डक्टस आर्टेरियोसस जो है वो एओर्टा को कनेक्ट कर रहा है विद द पल्मोनरी आर्टरी। अगर डक्टस आर्टेरियोसस का प्रेशर, हाँ, तो एओर्टा का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो एओर्टा जो है पल्मोनरी आर्टरी से कनेक्टेड हो रहा है, तो जिसकी वजह से
एओर्टा से ब्लड डायरेक्ट पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, और अब पल्मोनरी आर्टरी को अगर ब्लड मिल रहा है तो सब पल्मोनिक स्टेनोसिस के थ्रू जो ब्लड नहीं आ पा रहा था वो ब्लड जो है एओर्टा के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में आ रहा है, जिसकी वजह से वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाएगा, वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और उसके बाद वो अपने वेंट्रिकल्स में आएगा, फिर एओर्टा में आएगा, फिर बॉडी में जाएगा। तो जिसकी वजह से हमें एटलीस्ट बिकॉज ऑफ द पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस साइनोसिस नहीं देखने मिलेगा। लेकिन जैसे ही डक्टस आर्टेरियोसस 7th डे के बाद बंद हो जाएगा, जो क्लोजर होगा डक्टस आर्टेरियोस का नेचुरली, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टेरियोसस विल कॉज द स्टॉपेज ऑफ सेसेशन हो जाएगा फ्लो ऑफ जो ये है वो एओर्टा से लेके तो पल्मोनरी आर्टरी तक का, तो जिसकी वजह से फिर 7th डे पे साइनोसिस डेवलप होगा। तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में जो साइनोसिस है 7th डे या 7th डे के बाद डेवलप होगा, जैसे ही क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस हो जाए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। तो ये पेशेंट जो होगा ना, वो बच्चा एक तो साइनोटिक होगा, वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट उसका वो है, साइनोटिक होगा वो। उसके साथ साथ उसको ऑब्वियसली ये क्या बोलते हैं, फेलियर टू थ्राइव होगा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा उसको। ठीक है, बिकॉज बॉडी को ब्लड जो है इनफ ये नहीं मिल रहा है, अनकॉन्शियस हो सकता है, सीजर्स भी आ सकते हैं उसको। ठीक है, उसके साथ साथ उसको सिंकोप भी हो सकता है, मतलब वही सब के जो क्योंकि ब्लड उसको ऑक्सीजनेटेड मिल ही नहीं रहा है, तो उसको एनी साइन ऑफ हाइपोक्सिया हो सकता है बेसिकली। ठीक है, तो हाइपोक्सिक साइंस होंगे उसको। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ये तो हमारा डिस्कशन जो है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट का हम कंटिन्यू करेंगे, पर बीच में हम थोड़ा डेविएशन लेते हैं टुवर्ड्स टेट स्पेल। तो टेट स्पेल्स क्या होता है ना, तो टेट स्पेल्स मतलब जो ये टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट है उसके अंदर ही सडन स्पेल्स होते हैं बच्चे के अंदर, जिसमें बहुत हालत ख़राब हो जाती है बच्चे की और ज़्यादा। ठीक है, तो टेट स्पेल्स में क्या होगा बेसिकली कि टेट स्पेल्स में जो है ना, बच्चा जो है अगर ब्रेस्ट फीड कर रहा है या कुछ भी बेसिक एक्टिविटी भी कर रहा है, उसमें सडनली वो एकदम ब्लू हो जाएगा, एकदम ब्लू या तो ब्लैक हो जाएगा, उसके लिप्स पूरे ब्लू ब्लैक हो जाएंगे, एकदम ही वो हाइपोक्सिक हो जाएगा, एकदम ही SpO2 बहुत ही कम हो जाएगा उसमें। तो इस केस में क्या होगा ना बेसिकली कि जो राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर है ना वो और इंक्रीज़ हो जाएगा, सब पल्मोनिक स्टेनोसिस की इंटेंसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि ब्लड जो है इनफ पास ही नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से और साइनोसिस हो जाएगा। तो राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि इस पॉइंट पे क्या होगा कि राइट टू लेफ्ट शंट जो है ना वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की वजह से, तो वो और बढ़ जाएगा, तो राइट टू लेफ्ट ब्लड और पास होने लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें R2 राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल शंट और बढ़ जाएगा। ठीक है, इस केस में और क्या देखने मिलेगा, तो SpO2 बहुत फॉल हो जाएगा। तो SpO2 फॉल हो जाएगा इसलिए एरिथ्रोपोइटिन जो है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो एरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा जिसकी वजह से RBC प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया हो रहा है, मतलब बिकॉज ऑफ सम अदर पैथोलॉजी देयर इज हाइपोक्सिया ड्यू टू विच देयर इज इंक्रीज रिलीज ऑफ एरिथ्रोपोइटिन, ड्यू टू विच देयर विल बी RBC increased and due to which there is polycythemia basically। तो polycythemia हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड थिकन हो जाएगा, बिकॉज बेसिकली सेल्स बढ़ रहे हैं ना, तो ब्लड थिकन हो जाएगा, तो सर्कुलेशन जो है वो स्लगिश हो जाएगा। तो स्लगिश सर्कुलेशन जो होगा उसकी वजह से देर आर हाई चांसेस ऑफ ब्रेन इन्फाक्शन, कि उसके ब्रेन के जो ये है वेसल्स उसमें जो है इन्फाक्शन हो सकता है बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज। ऑल्सो ब्रेन इन्फाक्शन तो हो ही सकता है, उसको हेमीप्लेजिया भी हो सकता है बिकॉज ऑफ एनी स्ट्रोक विच कैन अकर। तो ये सब चीज़ें बच्चे में बहुत हाई रिस्क हो जाता है बनने की। ठीक है, तो टेट स्पेल्स जो है उसको मैनेज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, तो जस्ट इमेजिन कि मेजर कॉज जो क्या हो रहा है इस केस में सब पल्मोनिक स्टेनोसिस का इंटेंसिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से राइट टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर शंट बढ़ रहा है। तो अगर मुझे कम करना हो राइट टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर शंट, तो मैं कैसे कर सकती हूँ, तो मैं लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ा सकती हूँ, क्योंकि राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ रहा है इसलिए वो राइट टू लेफ्ट जा रहा है। ठीक है, पर अगर मैं लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ा दूँ किसी तरह बाय इंक्रीजिंग द सिस्टमिक रेजिस्टेंस, बेसिकली अगर मैं सिस्टमिक रेजिस्टेंस बढ़ा दूँ, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा दूँ, तो क्या हो जाएगा कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से राइट टू लेफ्ट जो है शंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से उसको हाइपर साइनोटिक जो स्पेल आ रहा है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक पोजीशन होती है, उसको कहते हैं नी टू चेस्ट पोजीशन। तो बच्चे का जो नी है ना उसको हम चेस्ट के पास, ऐसे नी है सपोज,
नी को पकड़ के हम उसको चेस्ट के पास ले आएंगे इसके बच्चे के, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जैसे देख सकते हैं नी टू चेस्ट पोजीशन में क्या होगा कि उसका जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा वेसल्स में, जिसकी वजह से उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ गया तो राइट टू लेफ्ट शंट कम हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा हम क्या कर सकते हैं, तो उसको IV मॉर्फिन दे सकते हैं। उसके अलावा हम उसको O2 वेंटिलेटरी सपोर्ट तो हमें देना है, IV फ्लूइड्स भी देना है ताकि हम रेजिस्टेंस बढ़ा सके पेरिफेरल में ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ करके। उसके अलावा हम मिथॉक्सामाइन दे सकते हैं IV। तो मिथॉक्सामाइन क्या काम करता है, तो मिथॉक्सामाइन जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर देता है। तो अगर वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर भी इंक्रीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से फिर फाइनली एट द एंड क्या होगा कि उसका राइट टू लेफ्ट शंट डिक्रीज़ हो जाएगा। उसके अलावा हम इसे IV लेबेटालॉल देते हैं ताकि इसका हार्ट रेट जो है बच्चे का वो कंट्रोल्ड हो, ठीक है। अब ये टेट स्पेल्स या टेटनी स्पेल्स को हम कंफ्यूज कर सकते हैं, टेट्रालॉजी और टेटनी वाले स्पेल्स को। तो जो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट स्पेल्स है उसमें हम कैल्शियम ग्लूकोनेट नहीं देते, वो टेटनिक स्पेल्स में देते हैं। जब टेटनी के स्पेल्स होते हैं ना उसमें हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होता है, ठीक है। फिर अब हम कुछ बात करते हैं साइंस की। तो हमें क्या क्या साइंस ऑब्जर्व करने मिलेंगे इनके केस में, ठीक है। तो साइंस में हमें क्या मिलेगा, एक तो साइनोसिस होगा, बेसिकली बच्चे को साइनोसिस मिलेगा। उसके अलावा बच्चे को क्लबिंग मिलेगा, ठीक है। क्लबिंग मिलेगा क्योंकि जो हाइपोक्सिया होगा उसकी वजह से, वासोडाइलेशन की वजह से देयर विल बी इंक्रीज्ड प्लेटलेट डिराइव्ड फ्लूइड फैक्टर, जिसकी वजह से उसको क्लबिंग हमें देखने मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा इस बच्चे में क्या मिलेगा, तो हमें इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर मिलेगा। तो अब वो क्यों मिलेगा, तो सब पल्मोनिक स्टेनोसिस की वजह से जब वो सिस्टोल करेगा, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तब क्या होगा कि इजेक्शन के टाइम पर टर्बुलेंट फ्लो हुआ, क्योंकि स्टेनोसिस हो गया ना। तो जब वो सिस्टोल में होगा तब सबसे ज़्यादा जो है फोर्स लगाएगा, तो वो इजेक्शन के टाइम पे जब वो इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर मिलेगा हमें, ठीक है, क्योंकि स्टेनोसिस हो रहा है। तो पल्मोनिक स्टेनोसिस ही हो रहा है, इसलिए हमें सिर्फ पल्मोनिक एरिया में इंजेक्शन सिस्टोलिक मरमर सुनाई देगा। तो पल्मोनिक एरिया कहाँ आता है, तो लेफ्ट साइड में सेकंड एंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में हम अच्छे से सुन सकते हैं, ठीक है, पैरास्टर्नल बॉर्डर के पास, ठीक है। तो वहाँ हमें इंजेक्शन सिस्टोलिक मरमर सुनाई देगा, ठीक है। उसके अलावा हमें जो है A2 साउंड, जो है A2 साउंड, उसमें P2 साउंड जो है वो बहुत ही कम हो जाएगी, तो सुनाई नहीं देगी, बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो P2 साउंड एक तो डिलेड भी हो जाएगा स्टेनोसिस की वजह से, उसके साथ साथ मतलब वाइड स्प्लिट तो हो ही रहा है, A2 P2 में स्प्लिट साउंड तो है ही, वाइड स्प्लिट हो ही रहा है। उसके अलावा P2 साउंड सॉफ्ट है, तो बहुत केसेस में तो सुना ही नहीं देगी, तो हमें सिर्फ लाउड A2 ही सुनाई देगा, ठीक है। P2 किसी केस में सुनाई ही नहीं देगा, तो हमें सिंगल S2 साउंड सुनाई देगा, वो A2 की वजह से, ठीक है। उसके अलावा ना हमें याद रखना है टेट्रालॉजी के टेट स्पेल्स के फाइंडिंग्स। तो टेट स्पेल्स में क्या होगा ना, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, बेसिकली ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि राइट वेंट्रिकुलर से लेफ्ट वेंट्रिकुलर का शंट बढ़ रहा है प्रेशर की वजह से। तो वो प्रेशर की वजह से राइट वेंट्रिकुलर टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर शंट हो जाए, जिसकी वजह से इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर जो मतलब यहाँ से जाने का ब्लड है वो कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से चला जा रहा है ब्लड, ठीक है। तो जिसकी वजह से इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर जो है वो कम इंटेंसिटी का सुनाई देगा एट द टाइम ऑफ टेट स्पेल्स, ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की, कि हम एग्जामिनेशन में क्या क्या देखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन हम जब ये करेंगे टेट स्पेल्स का, सॉरी, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट का, तब हम करेंगे चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे की सबसे इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग क्या है, बूट शेप्ड हार्ट। तो इस केस में हार्ट जो है ना बूट शेप्ड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि राइट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट हो रहा है। राइट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट की वजह से लेटरल साइड जो है, सुपेरो लेटरल साइड जो है, वहाँ पे हमारा जो है हार्ट का मतलब एक्सरे का पोजीशनिंग हो जाता है। मतलब अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट होती तो इन्फेरोलेटरल हो जाता, मतलब नीचे की साइड आ जाता है। लेकिन सुपेरोलेटरल क्यों होगा, क्योंकि राइट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट है, तो बेस ऑफ द हार्ट राइट वेंट्रिकल बना रहा है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल सपोज एपेक्स बना रहा है हार्ट का, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल बढ़ रहा है तो ये ऊपर चला जाएगा, कैन यू इमेजिन। देखो ये इंफीरियर सरफेस, इंफीरियर जो है इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट या इंफीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट कौन बना रहा है, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। सपोज करो ये राइट एट्रियम है और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, और इसके बाद ये लेफ्ट एट्रियम है। तो अब इमेजिन करो कि अगर मेरा राइट वेंट्रिकल बढ़ रहा है, ठीक है, साइज में, तो ये ऐसे चला जाएगा, तो ये कैसे जा रहा है, सुपेरोलेटरल जा रहा है। तो जिसकी वजह से हमें कैसा शेप ऑफ हार्ट मिलेगा, बूट शेप्ड हार्ट मिलेगा, जो हमें दिखने मिलेगा इन द चेस्ट एक्सरे, ठीक है। उसके अलावा जो है हमें, अगर हम
सीटी रेशियो जो है फिर भी नॉर्मल ही रहेगा, ठीक है। कार्डियोथोरेसिक रेशियो नॉर्मल है, कार्डियोमेगाली नहीं हो रही है, सिर्फ राइट वेंट्रिकल एनलार्जमेंट हो रहा है, तो उसकी वजह से बूट शेप्ड हार्ट मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा जो है हम जब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करेंगे तो हमें जो ईसीजी में है ना राइट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट की वजह से एक्सिस डेविएशन मिलेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ राइट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट देखने मिल रही है तो क्यूआरएस में भी थोड़ी एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो क्या होगी, ट्रांस थोरैसिक इकोकार्डियोग्राफी। तो ट्रांस थोरैसिक इकोकार्डियोग्राफी के थ्रू हमें जो है पूरा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो गया, उसके बाद सब पल्मोनिक स्टेनोसिस हो गया, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा हो गया, तो ये सारी पैथोलॉजी जो है हमें उसके थ्रू, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो गई, ये सब पैथोलॉजीज जो है ना उसके थ्रू हमें दिख जाएगी, ठीक है। तो आईओसी क्या है, ट्रांस थोरैसिक इकोकार्डियोग्राफी। उसके अलावा हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो अब सबसे मेन आता है ट्रीटमेंट। तो अगर हमें बस थोड़े टाइम के लिए जस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हो ना, कि जब तक सर्जरी को पोस्टपोन करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा 7 दिन का ही है यार, तो हम सर्जरी तो नहीं कर सकते अभी के लिए। तो उसके लिए हम थोड़ा, अगर हमें डेट थोड़ी पुश बैक करनी हो तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके लिए उसको एल्प्रोस्टाटिल देते हैं। तो एल्प्रोस्टाटिल जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, जिसके थ्रू जो है पेटेंसी ऑफ द डक्टस आर्टेरियोसिस मेंटेन होगी। तो हमने जैसे पढ़ा था कि एओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड शंट हो जाएगा, तो जिसके लिए 7th डे तक, इसलिए उसको साइनोसिस नहीं हो रहा है। तो पेटेंसी हम डक्टस आर्टेरियोसिस की मेंटेन कर देंगे बाय गिविंग एल्प्रोस्टाटिल, तो एटलीस्ट उसको ब्लड जो है इसके थ्रू मिलते रहे, एओर्टा के थ्रू, ठीक है। पर अभी हम ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, तो एक आता है ब्लेलॉक टॉसिक शंट। तो ब्लेलॉक टॉसिक शंट जो है ना वो एक पैलिएटिव सर्जरी है बेसिकली। तो इस केस में क्या करते हैं, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है एंड ही इज़ रेडी फॉर सर्जरी, हम उसको जो है क्या करते हैं, सबक्लेवियन आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक शंट बना देते हैं। तो सबक्लेवियन आर्टरी जो है बीइंग अ ब्रांच ऑफ एओर्टा, सबक्लेवियन आर्टरी जो होता है वो हाई प्रेशर वाली आर्टरी, तो वहाँ से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर लेगा टू द पल्मोनरी आर्टरी, जिसके थ्रू फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में पहुँच जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो शंट को क्या कहते हैं, ब्लेलॉक टॉसिक शंट, ठीक है। लास्टली हम क्या कर सकते हैं, जो है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, वो है सर्जरी करके वेंट्रिकुलर सेप्टल को बिल्ड कर देना, कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हाँ, जो भी हम सर्जिकली ठीक कर सकते हैं, अगर हम ओवरराइडिंग एओर्टा को ठीक कर सकते हैं, ठीक है, ये सब हम ठीक करने की कोशिश करेंगे थ्रू सर्जरी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।